Hey guys, welcome back. I hope you are doing well. चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले मौर्यन एम्पायर को कवर किया था। मौर्यन एम्पायर को कवर किया गया था, लेकिन अब इसके बाद में क्या किया जाएगा, पोस्ट मौर्यन एम्पायर यानी पोस्ट मौर्यन एम्पायर जो है यानी मौर्योत्तर काल जो है, ठीक है, यानी मौर्योत्तर काल जो है, मौर्योत्तर काल साथ में प्लस यानी जो गुप्ता डायनेस्टी है, गुप्ता डायनेस्टी, इन दोनों को एक साथ में कवर किया जाएगा ताकि 1 से 2 दिन में एंसेंट हिस्ट्री को पूरा कवर किया जा सके, ठीक है, टू द पॉइंट के रूप में। तो इसी के क्रम में चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मौर्योत्तर वंश यानी जो मौर्योत्तर काल था यानी पोस्ट मौर्यन एम्पायर था, उसमें है किस किस कौन कौन सा वंश था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मौर्य वंश होता है यानी मौर्यन एम्पायर होता है यानी मौर्य मौर्य ठीक है, होते हैं। इस वंश की यानी डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी, ठीक है, इसकी स्थापना किसकी की थी, तो इसकी स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। सबसे पहली बात ये तो ध्यान ही होगा सबको। उसके बाद में मौर्योत्तर की बात करने से पहले ये देख लेते हैं कि जो इसकी लास्ट, ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इसके वंशज का जो लास्ट था, कौन था, लास्ट कौन था, ब्रह्म, ठीक, कौन था, ये ब्रह्मदत्त था, ठीक है, बृहदत्त था, बृहद्रथ था, जिसकी हत्या किसने की थी, उसके सेनापति ने कर दी। उसके सेनापति कौन था, उसने वो कौन, पुष्पमित्र शुंग था। कौन था, पुष्पमित्र शुंग था, शुंग यानी शुंग था। तो इसने क्या किया था, इसने हत्या करके अपना खुद का शुंग डायनेस्टी, ठीक है, शुंग वंश या शुंग डायनेस्टी को खड़ा किया था, ठीक है। तो शुंग वंश की यहाँ से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो शुंग वंश है, ठीक है, इससे पहले यानी शुंग वंश के साथ साथ मौर्योत्तर का जो मौर्योत्तर है, ठीक है, यानी मौर्योत्तर वंश है, मौर्योत्तर वंश जो है, इसके अंतर्गत कौन कौन से शासन मतलब शासक थे जो कवर किया थे, जो इंडिया के थे, यानी देसी शासक थे, देसी राजवंश थे, देसी राजवंश हो गए। तो दूसरी तरफ कौन से हो जाते हैं, इसी समय क्या हुआ था, इस पे इंडिया पे विदेशी आक्रमण बढ़ गए थे। तो विदेशी राजवंशों को भी एक उनके साथ क्रम में ही देखा जाएगा, ठीक है। विदेशी राजवंश कौन कौन से थे, तो ये एक साथ में मौर्योत्तर काल में चल रहा था। तो देसी राजवंश में सबसे पहले कौन थे, सबसे पहले शुंग वंश आता था, शुंग वंश आते थे, शुंग वंश, शुंग वंश के बाद में जो कणव थे वो आते थे, ठीक है, कणव वंश थे। फिर कौन आता था, जो सातवाहन होते थे वो आते थे, सातवाहन। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए विदेशी शासक जो थे, ठीक है, जो विदेशी राजवंश थे, इसमें कौन कौन से थे, तो इसमें सबसे पहले कौन आते थे, इंडो ग्रीक आते थे, इंडो ग्रीक होते थे। फिर दूसरे स्थान पे कौन होते थे, जो पहले होते वो हो गए, और उसके बाद में कुषाण की बात की जाती है, ठीक है, यानी कुषाणों की बात की जाती है। तो इसी क्रम में हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे इसके क्रम में देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे टू द पॉइंट मौर्योत्तर काल की बात की जाएगी। तो मौर्योत्तर काल के अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत हमने देख लिया था कि किन किन राजवंशों की बात की जाएगी, यानी 3 देसी राजवंश होते हैं और 3 विदेशी राजवंश थे, जिनका कालक्रम मौर्योत्तर काल में माना जाता है, उसको देखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या कहता है कि वह हिंद यौन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे, यानी शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे सर्वप्रथम, तो उसकी बात की जा रही है। तो सबसे पहले कौन जारी किया था, स्ट्रेटो जो था उसने जारी किया था। ये स्ट्रेटो कौन थे, ये थे हिंदी यवन शासक थे। वहीं कहता है कि बिंबिसार गौतम बुद्ध, अगला है बिंबिसार गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजित में से वह एक जो अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। तो समसामयिक कौन नहीं था, इन तीनों के एक काल में समान काल में नहीं था। या तो कौन नहीं था, जो था मिलिंद, ठीक है, मिलिंद जो था इनके शासनकाल के समय में नहीं था। फिर कहता है अगला नेक्स्ट,
काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। काव्य शैली जो पाई जाती है भारत में, इसका मतलब सबसे प्राचीन जो था सैंपल जो कह सकते हैं, नमूना कहाँ से मिला हुआ है, तो ये काठियावाड़ के रुद्रदामन का जो अभिलेख है उससे मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात की जाए तो कहता है रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। कहाँ पे वर्णित है, तो ये कहाँ पे वर्णित है, रुद्रदामन जो था इसने अपनी सारी उपलब्धियों को जूनागढ़ का जो अभिलेख है उसमें बताया हुआ है, तो अपने जीवन का, इसके जीवन काल से संबंधित है। आगे कहता है बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। किसने कराया था, तो रुद्रदामन ने करवाया था। रुद्रदामन ने जो मजदूर कारीगर थे उसको वेजेस यानी दैनिक श्रमिक जो होता है, श्रमिका होती है उनकी, उसको दिया हुआ था। आगे बात करते हैं तो कहता है वह शासक जिसके सिक्कों पर सकर्षण एवं वसुदेव दोनों अंकित था, तो कौन था, अगास्थो क्रीवी जो था उनके सिक्के पे यह लिखा हुआ था। आगे बात करते हैं, कहता है कर्दमक क्षत्रपों ने जिस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे वह धातु कौन सी थी, तो कौन सी धातु थी, वो तांबे की धातु थी जिसका उसने प्रयोग किया था। आगे बात करते हैं, कहता है डिमेट्रियस कौन था, तो ये कौन थे, हिंदी यूनानी शासक थे। रुद्रदामन कौन थे, शक शासक थे। गोर्डोफनिस जो थे कौन थे, पहलो थे। बिम कौन थे, ये कुषाण थे। नेक्स्ट क्या कहता है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक सिक्कों संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। किसने जारी किया था, तो तांबे के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में किसने जारी किया था, कुषाणों ने किया था। इनकी राजधानी की बात की जाए तो इनकी राजधानी कहाँ पे है, यह है मथुरा में है, मथुरा में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे कहता है प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। किसने चलाए थे, तो जो कुषाण थे इन्होंने नियमित सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, फिर कहता है बिम कर्णफिसेस कनिष्क नहपाण एवं बुद्धगुप्त में से जिसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ था वह कौन है, कनिष्क है। ठीक है, कनिष्क है। कनिष्क के समय में एक बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, वो कौन से नंबर की थी, तो बताइएगा। नेक्स्ट कहता है वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। सर्वप्रथम किसने जारी किया था सोने के सिक्के, तो किसने किया था, बिम कर्णफिसेस था। सेम क्वेश्चन इसके नीचे वाला भी है। ठीक है, सेम क्वेश्चन नीचे वाला भी है। कहता है भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किसने किया था, किसने किया था, बिम कर्णफिसेस ने किया था। आगे बात करते हैं, कहता है अयोध्या सिक्कों पर अंकन मिलता है, यानी जो अयोध्या टाइप के सिक्के होते हैं उस पर किसका अंकन मिलता है, तो किसका मिलता है, कार्तिकेय का मिलता है। नेक्स्ट कहता है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है, तो तिथि क्या है, वो 81 ईसा सन है, यानी ईस्वी सन जो होता है वो है। फिर कहता है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 78 ईस्वी में हुआ था। आगे कहता है शक संवत जो था ये प्रारंभ कब होता है, तो 78 ईसा पूर्व में माना जाता है। नेक्स्ट कहता है विक्रम एवं शक संवत में अंतर कितना है, तो 135 वर्षों का अंतर माना जाता है। नेक्स्ट कहता है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ था, तो 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। फिर क्वेश्चन कहता है 1931, 1931, 1952, 2066, ठीक है, और 2087 में से वह वर्ष जो दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष रहा है, तो कौन सा था, 1931 रहा है। अगर कहे 2023 का तो आप निकाल के बताइएगा कि कितना होगा। आगे बात करते हैं, कहता है अश्वघोष, वासुमित्र, कालिदास तथा कंबन में से वह जो कनिष्क का समकालीन था, कनिष्क मतलब समकालीन कौन था, तो कौन थे, अश्वघोष थे और वासुमित्र थे। नेक्स्ट कहता है अश्वघोष, वासुमित्र, चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के राज दरबार से संबंधित नहीं था, तो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था, कौन थे, पतंजलि थे। आगे कहता है कनिष्क के रप्तक यानी कौन सा अभिलेख है, रप्तक अभिलेख में इसमें किन नगरों के उल्लेख मिलते हैं, तो किन नगरों का उल्लेख मिलता है, साकेत का मिलता है, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा का मिलता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, किसने प्राप्त की थी, तो ये कौन थे, चरक तथा जीवक ने की थी। आगे क्या
कहता है आगे का क्वेश्चन है कि अश्वघोष पार्श्व वासुमित्र विशाख दत्त में से जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था, किसने कौन नहीं गया था? तो ये कौन नहीं गया था? ये विशाख दत्त जो थे ये कनिष्क के दरबार में नहीं गए थे। अगला देखा जाए तो कहता है पुष्पमेध शुंग द्वारा 2 अश्वमेध जो यज्ञ किए गए थे, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? अयोध्या अभिलेख से मिलती है। अगला क्या कहता है शुंग वंश के बाद भारत पर किस राज्य किया था, किसने राज्य किया था? तो शुंग वंश के बाद में किसने राज्य किया था? ये कण्व जो थे इन्होंने राज्य किया था। अगला क्वेश्चन कहता है पुष्प में शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वसुदेव, राज समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है जिसको, तो कौन थे? गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे इनको वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है। आगे बात की जाए तो कहता है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा था, राज्य किसका था? तो जो सातवाहन थे ये सबसे प्रभावशाली शासक थे। नेक्स्ट कहता है सिमुक संस्थापक थे, तो किसके संस्थापक थे? सातवाहन वंश के संस्थापक थे। अगला कहता है कि चीनी जर्नल जिसने कनिष्क को हराया था, कौन हराया था? तो पांचाऊ जो थे इन्होंने कनिष्क को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी, तो किनकी सीमाएं थी जो भारतीय महाद्वीप के बाहर फैले थे? तो कौन थे? मौर्य और कुषाण जो थे इनकी बाहर तक फैली थी। कुषाणों का व्यापार ग्रीक तक माना जाता है। अगला कहता है बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ की थी, किसने प्रारंभ की थी? तो जो कुषाण थे इन्होंने बाल विवाह की प्रथा आरंभ की थी। अगला क्वेश्चन कहता है कला की गंधार शैली फली फूली किसके समय में? यानी कुषाणों के समय में फैली थी। तो यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा देखने लायक है। इनकी कुषाण की राजधानी, कुषाण जो थे, ठीक है, इनकी राजधानी की बात की जाए तो ये कहाँ थी? मथुरा थी, मथुरा। इनका अगर व्यापार पर देखा जाए यानी ये व्यापार कहाँ तक करते थे? तो व्यापार कहाँ से करते थे? यूरोप तक करते थे, ठीक है, यानी यूरोप तक ये अपना व्यापार करते थे। और कहा जाए कि इनकी जो सीमाएं कहाँ मतलब बाहर तक फैली थी, तो हाँ इनकी सीमाएं भारत से बाहर फैली हुई थी। नेक्स्ट कहता है कि बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ किसने की थी? तो किसने की थी? कुषाणों के द्वारा शुरू किया गया था। गंधार शैली की बात की जाए तो इनके समय में बहुत ज़्यादा फलीभूत थी। यहीं पे बुद्ध की जो मूर्ति थी ठीक है गंधार शैली में बनाई जाने लगी थी, और उसमें बुद्ध का जो शरीर का अंकन किया गया था वो भी उस पर कलाकृतियाँ की जाने लगी थी। आगे बात करते हैं। कहता है शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्के का अनुपात होता था, अनुपात क्या होता था? 1:35 होता था। आगे बात की जाए, आगे क्या कहता है राजवंश एक तरफ दिया गया है, एक तरफ राजवंश दिए गए हैं, ठीक है, इधर राजवंश इधर सिक्कों की धातुएं दी हैं। तो कहता है कुषाण जो थे तो इन्होंने स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के मतलब चलाए थे। अभी ये मथुरा में स्वर्ण के सिक्के प्राप्त किए गए थे कुषाण के समय के। गुप्त काल जो थे, गुप्त को क्या बोलते हैं? स्वर्ण एवं रजत इन्होंने चलाया था, और गुप्त काल को मंदिर स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। सातवाहन जो थे इन्होंने चांदी, तांबा, सीसा तथा प्रोटीन के भी इन्होंने सिक्के चलाए थे, यानी सीसा की बात की जाए तो इन्होंने ही चलाए थे। कालचूरी ने स्वर्ण, रजत एवं तांबे के सिक्के चलाए थे। आगे क्या कहता है यहाँ पे हमें मिलान करना है। कहता है गंधार शैली कुषाणों के द्वारा चलाया गया था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के द्वारा, मिलिंद पनाहो मेनांडर के द्वारा, तक्ष शिलालेख फतिक के द्वारा, ठीक है, तो ये इतना ध्यान रखिएगा। आगे कहता है क्या है अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। बामियान किसके लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध प्रतिमा बनाने के लिए लोग प्रसिद्ध है बामियान, ठीक है। आगे क्या कहता है जो कला शैली भारतीय तथा यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है, तो कौन सा सम्मिश्रण है? गंधार शैली। क्यों गंधार शैली इसलिए मिश्रण हो गई क्योंकि ये कुषाणों के समय में फली फूलती थी। नेक्स्ट कहता है वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान जो थे इनका प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? हरित स्तरित चट्टानों का प्रयोग किया गया था, यानी शिष्ट का प्रयोग किया गया था। तो किसमें किया था? गंधार कला शैली में प्रयोग किया गया था। आगे बात की जाए तो कहता है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम है। तो सबसे पहले भारत पे किसने आक्रमण किया था? यूनानी शासकों ने किया था, फिर शाक ने किया था, फिर कुषाण, फिर हूण ने किया था। आगे कहता है प्राचीन काल के
भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम है। तो सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले यूनानी, शाक, कुषाण के बाद में कुषाण हो जाते हैं, उसके बाद में हुड़ किए थे। नेक्स्ट क्या कहता है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। तो सबसे पहले किसने किया था, डेरियस प्रथम ने क्या किया था, भारत पे आक्रमण किया था और इसने कुछ भाग को भारत के अपने अधीन कर लिया था। अगला कहता है चालुक्य, पाल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन राजवंश में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। तो सातवाहन जो है सबसे पुराना राजवंश है। उसके बाद में सातवाहन के बाद में क्या होता है, इन 3 राजवंशों का स्थापना होता है। आगे बात कर जाए, कहता है आंध्रा सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है किसकी, मत्स्य पुराण में इनकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट कहता है सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित थी, अमरावती एवं प्रतिष्ठान में अवस्थित थी। एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है कहाँ पे, गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए प्रयोग किया गया है। आगे कहता है कि राजा खरवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा हुआ है, तो हाथी गुफा जो अभिलेख है इससे जुड़ा हुआ है। आगे बात की जाए तो कहता है सही सुमेलित करना है, ठीक है। तो सही सुमेल करना है तो इसके लिए क्या है कि एक तरफ राजवंश दिया है, एक तरफ राजधानी दी गई है। तो शुंग जो थे इनकी राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र थी। सातवाहन जो थे इसकी राजधानी इन्होंने पैठन को बनाया था। कदम्ब जो थे ये वनवासी जो थे, चंदेल इन्होंने महोबा को अपनी राजधानी बनाई थी। आगे बात की जाए तो कहता है सही कालानुक्रम है। तो सही कालानुक्रम क्या है, सबसे पहले सातवाहन है, फिर वाकाटक आए और फिर उसके बाद में चालुक है। चालुक के साथ में ये चालुक और पहलव और राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट ये तीनों एक साथ में पढ़े जाएंगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, सत्य कथन की पहचान करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस होते हैं, पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। कहता है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, ठीक है, ये भी सही है। अगला कहता है सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत व अन्य लोक भाषाओं को अपनाया, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है सत्य कथन कौन सा है, कहता है सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, ठीक है, तो प्राकृत भाषा के पोषक थे। उसके बाद में क्या हुआ, दूसरा सेंटेंस क्या है, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, तो ये भी करेक्ट है, यानी दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं अपने। नेक्स्ट क्या है, कहता है स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच का विशेषता मिलती है, कौन सा है, अमरावती का स्तूप जो है इसमें आर्यक स्तंभ की विशेषता देखने को मिलती है। आगे बात की जाए, यहाँ पे भी सुमेलित करना है। कहता है नासिक, ठीक है, नासिक है, उससे गौतमीपुत्र सातकर्णी के अभिलेख मिले हैं। भीतरी अभिलेख जो मिले हैं उसके से संबंधित है, स्कंदगुप्त से मिला है। और ऐहोल जो है ये किससे मिले हैं, पुलकेशन द्वितीय से मिले हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा धुंधला है तो यहाँ पे वॉइस पे ध्यान दीजिएगा, यानी क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी या पेज की जो विजिबिलिटी है ये सही नहीं थी, जिसके कारण से ये ब्लर है यहाँ पे, ठीक है, कुछ अक्षरों। तो आगे बढ़ते हैं, तो कहता है वह वंश जिसके शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है क्या, इसको इच्छांकु जो थे उनको कहा गया है। आगे सही कथन की पहचान करना है, तो कहता है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कुषाण होते थे कहाँ, यूरोप में व्यापार करते थे, ठीक है, यानी यूरोप तक अपना व्यापार करते थे। तो यूरोप का व्यापार किसे करते थे, तो कह रहा है फारस की खाड़ी थी, ठीक है, यानी ये जो अरेबियन पेनिसुला था, तो ये क्या था, ये फारस की खाड़ी हो जाती थी और इधर रेड सी हो जाता था। यहाँ से निकल के लोग मेडिटेरियन सी में जाते थे, या फिर लैंड साइड से अगर जाते होंगे तो कहाँ से जाते होंगे कि यूरोप में चले जाते थे व्यापार करने। और जबकि उस समय स्वेज नहर तो बनी नहीं थी, तो अगर इनको जाना होता तो इधर सिनाई प्रायद्वीप से होके ये लोग इजिप्ट के माध्यम से इंटर करते होंगे या मेडिटेरियन सी में, उसके बाद में अपना व्यापार करते होंगे, ठीक है। आगे बात की जाए तो कहता है अशोक हर्ष पुलकेशन द्वितीय खरबेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था। तो खरबेल जो थे ये कौन थे, खरबेल थे ये जैन धर्म के संरक्षक थे, जबकि अशोक जो थे ये कौन थे, ये बुद्ध धर्म के संरक्षक थे, लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म भी अपनाया हुआ था। आगे बात की जाए तो कहता है कलिंग नरेश खरबेल संबंधित है। खरबेल किससे संबंधित है,
तो ये चेदी वंश से संबंधित है, ठीक है, चेदी वंश से संबंधित है, या इसको महामेघवाहन बोलते हैं, यानी चेदी वंश, चेदी वंश, या फिर क्या कहा जाता है, महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है, ठीक है, महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे कहता है पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था किसमें, विधि में, ठीक है, लॉ, जो लॉ एंड ऑर्डर था उसमें जस्टिनियन का नाम महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट कहता है शुंगों के पूर्वज मूलतः संबंधित है, किससे संबंधित है, उज्जैन से संबंधित थे। आगे बात की जाए तो कहता है सुवर्णभूम का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। तो किसने प्रार्थना की थी, इसकी बात की जा रही है। तो कौन थे, बालपुत्र देव थे। कौन थे, बालपुत्र देव, यानी बाल पुत्र देव थे, पुत्र देव, इनसे प्रार्थना की गई थी, ठीक है, इन्होंने 5 गांव दिया था। आगे कहता है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक है, कौन थे, तो इसके लेखक हैं अनाम नाविक जो थे, ये लेखक थे। आगे क्या कहता है, यानी यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी की बात की जा रही है, ठीक है, तो गुप्ता डायनेस्टी की बात की जा रही है। तो गुप्ता डायनेस्टी के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गुप्ता डायनेस्टी। क्या कहता है, गुप्त वंश ने शासन किया था, कब शासन किया था, तो गुप्त वंश ने शासन किया था 275 से 550 ईसा की अवधि के मध्य में किया था, ठीक है। आगे कहता है 4 अश्वमेधों का संपादन किया था, किसने संपादन किया था, तो ये कौन थे, प्रवरसेन प्रथम जो थे, कौन थे, प्रवरसेन जो थे, फर्स्ट जो थे, ठीक है, इन्होंने 4 अश्वमेध जो था इसका संपादन किया था, इसको करवाया था। फिर कहता है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे कहता है गुप्त राजा देवगुप्त का अन्य नाम क्या था, चंद्रगुप्त सेकंड इनको कहा जाता था। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भगवत की उपाधि प्राप्त की थी, परम भगवत की उपाधि किसने प्राप्त की थी, तो ये समुद्रगुप्त जो थे उन्होंने प्राप्त की थी, ठीक है, यानी परम भगवत की उपाधि किसने प्राप्त की, तो ये कौन थे, समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त थे। आगे बात की जाए तो कहता है प्रयाग प्रशस्त जो प्रयाग प्रशस्त प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख जानकारी देता है, किसके बारे में जानकारी देता है, तो ये चंद्रगुप्त के सैन्य अभियानों की जानकारी देता है, चंद्रगुप्त के सैन्य अभियान जो थे उनकी जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त अभिलेख जो थे, ठीक है, स्तंभ अभिलेख जो थे, ये मिलता है कहाँ से, तो इसको जहांगीर, ठीक है, उन्होंने इसको यहाँ से निकाल के दिल्ली ले गए थे। आगे कहता है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त में कौशल के शासक का नाम था, क्या नाम था, महेंद्र शासक का नाम था। आगे कहता है कि पृथ्विया प्रथम वीर, यानी पृथ्वी को जीतने वाला जो प्रथम वीर था, किसकी उपाधि दी गई थी, किसको, तो जो समुद्रगुप्त थे इनको पृथ्वी जीतने वाला उपाधि दिया गया था। इसलिए कहा जाता था समुद्रगुप्त का जो घोड़ा होता है, ये एक तरफ क्या हो जाता है, बे ऑफ बंगाल, यानी 3 साइड कौन से हो जाते हैं, 3 साइड हो जाते हैं, एक तरफ तो सामने दक्षिण में क्या होता है, इंडियन ओशियन हो जाता है, फिर ईस्ट में क्या होता है, बे ऑफ बंगाल हो जाता है, और वेस्ट में क्या हो जाता है, अरेबियन ओशियन हो जाता है, ठीक है। तो ये माना जाता था, इसलिए इसके कारण से कहा जाता है समुद्रगुप्त को पृथ्वी या प्रथम वीर विजेता कहा जाता था। आगे बात करते हैं, कहता है हरिशेर दरबारी कवि थे, किसके कवि थे, तो ये समुद्रगुप्त के थे। नेक्स्ट कहता है प्रयाग प्रशस्त का रचयिता कौन थे, तो ये हरिशेर ही थे, ठीक है, इन्होंने प्रयाग प्रशस्त अभिलेख था उसका निर्माण किया था। आगे बात की जाए सही सुमेल करना है हमें, ठीक है, तो दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन जो राजा थे उनकी बात की जा रही है, ठीक है। तो कहता है जो धनंजय थे, धनंजय जो थे कहाँ के राजा थे, तो ये कहाँ के राजा थे, ये थे कुस्तलपुर के राजा थे। वहीं नीलराज किसके राजा थे, तो ये कहाँ के राजा थे, अवमुक्त के राजा थे, अवमुक्त के राजा थे।
जबकि उग्रसेन राजा थे कहाँ के थे, पालक्का के राजा थे। विष्णु गोप कहाँ के थे, कांची के थे, कहाँ के थे, कांची के थे। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। कहता है हुड़ों ने भारत पे आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था, तो कब किया था, स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुड़ आक्रमण भारत में देखने को मिला हुआ था। ठीक है, स्कंदगुप्त के समय में मिला था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ स्मृति में है, क्या है, चंद्र के आकार बनाए गए हैं। ठीक है, चंद्रमा के आकार के इसको बनाए गए प्रांगण में। ठीक है, नेक्स्ट है, गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। किसने प्राप्त की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त काल में अपने भाई की हत्या करके सत्ता को प्राप्त किया था। आगे बात की जाए तो कहा जाता है वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। तो किस से प्राप्त होता है, ये जो भीतरी स्तंभ अभिलेख जो था, इससे क्या होता है, पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया है। अगला कहता है गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण क्या थे, तो कहता है पहला होड़ आक्रमण था, पहला होड़ आक्रमण। दूसरा, प्रशासन का सामंती ढांचा। तीसरा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना। तीसरा, ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा, अयोग्य उत्तराधिकारी। ये चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कहता है शक विजेता के रूप में जाना जाता है। शक को किसने विजय किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसने जीता था। नेक्स्ट की बात की जाए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था, किसको पराजित किया था, तो जो शक राजा थे। ठीक है, शक राजा कौन, रुद्र सिंह जो तृतीय थे, इनको पराजित किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आगे बात की जाए तो कहता है रजत सिक्के जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे। तो रजत सिक्का जारी करने वाले प्रथम शासक कौन थे, गुप्त शासक जो थे, ये चंद्रगुप्त सेकंड थे। नेक्स्ट की बात की जाए तो कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में सही है, क्या सही है, कि इनको शक विजय के रूप में जाना जाता है। इन्होंने शक शासक जो रुद्र थे उनको पराजित किया था। अगला क्या है, सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्रा, यानी इनके बारे में जो इनकी सिल्वर कॉइन्स जो जारी किया गया था उसके की जानकारी मिलती है, उससे मिलती है। नेक्स्ट कहता है इन मुद्राओं की तौल सामान्यतः 30 से 33 ग्रेन तक होती थी। अगले की बात की जाए तो कहता है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा कब की थी। तो फाहियान कब आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में तो भारत आया था। आगे बात की जाए तो अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि सही सुमेलित करना है, यानी हमें मिलान करना है इसमें। तो क्या है कि कुमार गुप्त जो है वो मंदसौर अभिलेख उसके बारे में बताता है। जो प्रतीक है, प्रतीक के बारे में तक्षशिला अभिलेख उससे संबंधित है। चंद्रगुप्त सेकंड जो है इनका संबंध उदयगिरी गुहा अभिलेख से है, और समुद्रगुप्त का एरड़ अभिलेख से है। आगे बात की जाए तो वो कहता है वह अभिलेख जिसे विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है, यानी ये कौन सा अभिलेख ऐसा है जिसको विज्ञापन, प्रथम विज्ञापन के रूप में जाना जाता है, तो क्या है, दसपुर का अभिलेख जो है इसको विज्ञापन अभिलेख के रूप में भी जाना जाता है। आगे बात की जाए तो कहता है यहाँ पे मिलान करना है, यानी एक तरफ राजा दिए गए हैं यानी शासक हैं, दूसरी तरफ उनकी रानियों के संबंध दिए गए हैं कि कौन उससे संबंधित है। तो चंद्रगुप्त की पत्नी या रानी जो थी उसका नाम था कुमार देवी, जो थी तो वो थी। समुद्रगुप्त की दत्ता देवी थी। चंद्रगुप्त सेकंड जो थे उनका कुबेर नागा। कुमार गुप्त प्रथम जो है उनका अनंत देवी जो है इन संबंधित है। आगे बात की जाए तो कहता है ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि होड़ आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिक निर्भर हो गए। किस पर निर्भर हो गए, जब पूर्व की ओर क्या रोमन साम्राज्य जब समाप्त हो गया तो भारतीय जो व्यापारी थे ये कहाँ शिफ्ट कर गए, ये दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ शिफ्ट कर गए। ठीक है, यानी एशियन कंट्री से अपना व्यापार इन्होंने बढ़ा लिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। कहता है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पत्तन से संचालित होता था वह कौन सा था। तो उस पत्तन यानी पोर्ट का क्या नाम था, उसका नाम था ताम्रलिप्त जो था उसका नाम था। आगे बात की जाए तो कहता है भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, क्योंकि उसका कारण क्या था कि भारत से जो मानसूनी हवाओं ने क्या मानसूनी जो हवाएं चलती थी, मानसूनी हवाएं जो चलती थी, उन्होंने समुद्री यात्रा को सुगम बना दिया था, जिसके कारण से
भारत अपना सांस्कृतिक तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के बाहर भी बना सका था। आगे बात की जाए, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन है। तो सही कथन बताना है श्रेणी के बारे में, ठीक है। तो श्रेणी कौन होते थे, इनके बारे में बताना है। तो श्रेणी जो होते थे, ये क्या करते थे, वेतन, काम करने के जो नियम होते थे, यानी स्टैंडर्ड या मानक जो होते थे, कीमतों को सुनिश्चित करते थे। यानी श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता है। जो श्रेणी होते थे, ये अपने जुडिशियल राइट रखते थे किस पे, अपने ग्रुप के लोगों के ऊपर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी श्रेणी एक प्रकार से कह सकते हैं, ये एक ग्रुप होता है, ठीक है, यानी लोगों का ग्रुप होता था जो क्या करते थे, समाज में चीज़ों का प्राइस निर्धारित करते थे, ठीक है, प्राइस निर्धारित करते थे, स्टैंडर्ड तय करते थे कि कौन से स्टैंडर्ड पे क्या चीज़ें बिकेगी, कैसे रहेगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। आगे कहता है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित थे, ठीक है। तो कौन से वस्त्र उत्पादन किया जाता था वहाँ पे। आगे बात की जाए, कहता है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है, इसकी बात की जा रही है। तो विषय वस्तु क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ठीक है। उनके राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में जानकारी देता है ये चीज, ठीक है। आगे बात की जाए, तो कहता है, धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं रखते हैं। कौन, तो भास्कराचार्य का संबंध जो है, ये आयुर्वेदाचार्य से संबंधित नहीं है। आगे कहता है, लीलावती के लेखक हैं। लीलावती के लेखक कौन है, भास्कराचार्य हैं, जिन्होंने लीलावती को लिखा है। आगे बात की जाए, कहता है, प्राचीन कालीन भारत में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र थे। तो भारत में जो वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र थे, कौन कौन से थे, ठीक है। तो प्रथम शताब्दी में क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार के सल औजारों को बनाया गया था, ठीक है, उपयोग किया जाता था। तो 5वीं शताब्दी में क्या हुआ, प्रथम शताब्दी में सल औजार बनाए जा चुके थे। 5वीं शताब्दी में कोण के जया का सिद्धांत ज्ञात किया गया। 7वीं शताब्दी में किया गया चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत, ठीक है, ज्ञात किया गया। तो ये पहली शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक ये सब विकसित किया जा चुका था। आगे बात की जाए, कहता है, भारतीय यात्रा में फायान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित है। तो अस्पताल जिसके बारे में उन्होंने चर्चा की, कहाँ पे स्थित है, तो इसे स्थित है, पाटलिपुत्र में स्थित है। आगे बात की जाए, कहता है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में फलित ज्योतिष से संबंधित है। तो कौन संबंधित है ज्योतिष से, छप्पड़क जो थे, ये संबंधित किससे है, ज्योतिष से संबंधित है। नेक्स्ट कहता है, कालिदास जिसके शासन काल में थे वह शासक थे। कौन शासक थे, तो चंद्रगुप्त जो थे सेकंड, वो उनके शासन काल से संबंधित थे। आगे कहता है, वह गणितज्ञ जिसने पहली बार व्याख्या किया कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता था। तो इसको आर्यभट्ट ने बता दिया था सबसे पहले, कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, जिसके कारण से सूर्यास्त और सूर्योदय होता है। नेक्स्ट कहता है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी। जो दीनार होती है, दीनार क्या होती है, गुप्तकालीन स्वर्ण स्वर्ण मुद्रा होती थी। अगले की बात की जाए, तो कहता है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं के जो नाम था उसको क्या कहा जाता था, रजत मुद्रा को रूपक कहा जाता था, और स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। आगे बात करें, तो कहता है, वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किया था। किसने जारी किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया था। आगे की बात की जा रही है, तो कहता है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। कौन सी भाषा में बोलते थे, प्रकृत भाषा में बोलते थे, यानी प्रकृत भाषा में बात की जाती थी। यानी शूद्र और स्त्री जो होते थे प्रकृत भाषा में बात करते थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख जो है ये कहाँ से मिलता है, यानी प्रथम साक्ष्य जो है सती प्रथा का कहाँ मिलता है, तो ये एरर से मिलता है। आगे बात की जाए, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी, तो गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। आगे क्या है कि एक तरफ सम्राट दिए गए हैं, उनके विरुद्ध दिए गए हैं, ठीक है, यानी उनके नाम दिए गए हैं। तो पहला क्या है, अशोक। अशोक को प्रियदर्शन कहा जाता था या प्रियदर्शिस कहा जाता था। आगे बात की जाए, समुद्रगुप्त, इनको परक्रमक कहा जाता था। चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य कहा जाता था। स्कंदगुप्त को कुमार सॉरी क्रमादित्य कहा जाता था स्कंदगुप्त को।
आगे बात करते हैं। कहता है नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कहाँ की। तो जो गुप्त काल था यहाँ पे नगरों का पतन जो होता है एक क्रमिक विशेषता के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट कहता है मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया गया था। कब दिया गया था? ये गुप्त वंश में दिया गया था। इसी गुप्त वंश में भूमधन या जो ब्राह्मणों को दिया जाता था ग्रामदान, इसी के कारण से सामंती व्यवस्था की शुरुआत हुई। आगे कहता है प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासन काल जो था स्वर्ण युग के रूप में जाना गया। तो किसको? जो गुप्त काल था इसको स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता था। अगला कहता है गुप्त युग में भूम राजस्व की दर क्या थी? गुप्त काल में भूम राजस्व की दर क्या थी? छठा भाग जो था इसको लिया जाता था उपज का। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर क्या था? 1/6 लिया जाता था हिंदू विधि के द्वारा भी, ठीक है। अगला कहता है कि 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 में से धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो कितना है? 1/6 है। नेक्स्ट कहता है भूमि का वह प्रकार जिसे अपृहत कहा जाता है। तो बिना जोती हुई जंगली जमीन जो होती थी उसको कहा जाता है अपृहत कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये कभी भी पूछ सकता है ये वर्ड, क्योंकि आजकल यूपी पीसीएस और आरओ में वर्ड देते हैं उसके बारे में पूछते हैं। जैसे पीसीएस में पूछा था इस बार 2023 में कि भाग क्या है। तो भाग क्या है? एक प्रकार का टैक्स है, ये भी पूछा था। और इससे पहले एक क्वेश्चन और पूछा था मौर्य वंश से संबंधित कि सीता अध्यक्ष किसको कहा जाता है? तो सीता अध्यक्ष जो भूमि क्या मापतौल का अधिकारी होता है उसको बोलते हैं। आगे बात की जाए तो कहता है भारत के इतिहास के संदर्भ में आगे बात करते हैं। तो कहता है भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलियाप वाप तथा द्रोण वाप शब्द निर्दिष्ट करते हैं। किसको निर्दिष्ट करते हैं? ये कुलियावाप जो है और द्रोण वाप जो है ये किसके है? भूमि माप को निर्धारित करता है, ठीक है, बताता है। नेक्स्ट कहता है गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित भूमि कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। किसको? तो जो मंदिर होते थे और ब्राह्मण होते थे इनको भूमि दी जाती थी जो कर रहित होते थे। आगे बात की जाए प्राचीन भारत में सिंचाई कर यानी जो सिंचाई का कर होता था इरिगेशन टैक्स जो था इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था विदक भागम कहा जाता था। विदक भागम कहा जाता था जो इरिगेशन टैक्स होता था सिंचाई कर होता था। आगे बात की जाए इस 30वीं शताब्दी में वारंगल वारंगल प्रसिद्ध था। वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये लोहे के यंत्र या उपकरण के लिए प्रसिद्ध था। अगर यही क्वेश्चन कर दे कि 30वीं शताब्दी में तेलंगाना किसके लिए प्रसिद्ध था? तो तेलंगाना किसके लिए प्रसिद्ध था? ये लोहे के यंत्र के लिए प्रसिद्ध था, अर्थात जो वारंगल है इसको तेलंगाना वर्तमान समय में कहा जाता है। आगे बात की जाए तो कहता है प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय नगर घंटासाल कदुरा तथा चौल विख्यात थे। किसके लिए विख्यात थे? ये क्या थे? एक पोर्ट सिटी होते थे यानी पोर्ट होते थे जिससे विदेश में व्यापार किया जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा कि नगर घंटासाल कदुरा तथा चौल जो होते थे इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात कर की जाए तो कहता है तोड़माड़ था। तोड़माड़ क्या था? होड़ जातीय दल होता था, ठीक है, तोड़माड़। नेक्स्ट कहता है हुड़ शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। किसने पराजित किया था? तो किसने किया था? बलादित्य जो थे बलादित्य यशो एवं यशोधर बर्मन ने जो थे इन्होंने पराजित किया था। नेक्स्ट कहता है चीनी तीर्थ यात्री जिसने छठी शताब्दी यानी 518 ईस्वी से 521 ईस्वी में भारत दर्शन किया। तो किसने किया था? सुंग यून जो थे इन्होंने यात्रा किया था छठी शताब्दी में। इससे पहले कौन आया था? फायान आया हुआ था। बात की जाए कि गुप्त वंश के शासकों के बारे में सत्य कथन है सही कथन की पहचान करनी थी। तो यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं, यानी यहाँ ये कई सारे बुक से या कोई जो पेपर होता है वहां से क्वेश्चन छाट के इनमें सेलेक्ट करके घटना चक्र में शामिल किया जाता है। तो जो करेक्ट होता है उसी को शामिल किया जाता है, जो इनकरेक्ट होता है उसको हटा के रखा जाता है, ठीक है। तो क्रमवार इसको देख सकते हैं। तो दूसरा सेंटेंस ये हो जाएगा और तीसरा सेंटेंस ये हो जाएगा। तो कहता है सत्य कथन कौन सा है? पहला क्या है? गुप्त सम्राट जो थे स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था। उन्होंने भूमदान की परंपरा को विस्तारित किया था। इसी कारण से भारत में सामंती व्यवस्था का शुरुआत हुआ था। सामंती व्यवस्था शुरू हुई और यहीं से सामंतीकरण इसका हुआ, ठीक है, भारत का। आगे बात की जाए
कहता है गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम के संदर्भ में सही कथन है। बलात् श्रम के बारे में बात कर रहा है, तो इसके बारे में बताना है। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता है। बलात् श्रम जो था, एक प्रकार से इसको जनता द्वारा एक प्रकार से कर माना जाता था, ठीक है। तो एक प्रकार से क्या माना जाता था, कर माना जाता था, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, तो ये कहाँ से हुआ है, भारत से हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी जो शतरंज की शुरुआत कहाँ हुई, भारत से, यानी भारत जो शतरंज है देसी शब्द है। नेक्स्ट कहता है शूद्रक द्वारा लिखी हुई एक प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकंटिकम जो था का विषय क्या था। तो इसमें क्या बात की गई है कि एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा है। गणिका को जो होती है, ये एक प्रकार से जो वैश्यालय वैश्यालय चलाती है, यानी वैश्या होती है, उसकी पुत्री की बात की जा रही है, ठीक है। अगला कहता है प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान था, है जो सांख्य दर्शन है, इसको किसने लिखा या किसके इसमें योगदान किसने दिया, तो कपिल जो थे इन्होंने दिया था। आगे बात की जाए, कहता है भारत के संदर्भ में, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ संबंध में बताना है। तो कहता है कि पहला क्या कहता है, संख्या की मान्यता है कि आत्म ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, यानी संख्या में माना जाता है कि जो आत्मज्ञान है, ठीक है, वही इंसान को मोक्ष की तरफ लेके जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक जो है ये लेके जाता है। आगे बात करता है, कहता है सही कथन है, ठीक है। क्या सही कथन है, तो कहता है कपिल के अनुसार किसी व्यक्ति का जीवन प्राकृत की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवीय सत्ता द्वारा नहीं गढ़ा जाता है। अगला क्या कहता है, कहता है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो पतंजलि थे। अष्टांग योग के अंग क्या है, यानी इसमें जो 8 क्रम है कौन से, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 जो है ये अष्टांग योग के अंग होते हैं। आगे बात की जाए, कहता है महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, किसके समान, मतलब समकालिक थे। तो ये पुष्पमित्र शुंग जो थे इनके समय के थे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है नव्य न्याय संप्रदाय, यानी स्कूल के संस्थापक कौन थे, तो जो उदयन थे या उदयनाचार्य और गंगेश जो थे, इन्होंने नव्य न्याय संप्रदाय जो था इसके संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है, कहता है जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता है। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति है चार्वाक की है, किसकी है, चार्वाक का कहना है कि जब तक जिंदा रहना है सही से जियो, उसके लिए चाहे ऋण लेने की जिंदा रहना की जरूरत पड़े, क्योंकि मरने के बाद जब शरीर भस्म बन जाती है, यानी राख हो जाती है, तो पुनः आगमन का रास्ता नहीं होता है, यानी उन्होंने पुनर्जन्म का विरोध किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात की जा रही है, कहता है केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है, चारवाक जो है केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करते हैं, चारवाक इसलिए सही होंगे। अगला कहता है चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल है। सर्वोच्च मूल क्या है, काम करना, यानी जो कर्म करना ये सर्वोच्च मूल है, यानी कर्म सिद्धांत ये मानते हैं। चारवाक दार्शनिक प्रणाली कहलाती है, क्या कहलाती है, लोकायत प्रणाली कहलाती है। वैशेषिक दर्शन के प्रवक्ता जो थे ये कौन थे, कणाद थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, गौतम थे। और मीमांसा के प्रेरता कौन थे, जैमिनी थे। नीचे क्या है कि सुमेलित करना है हमें, ठीक है। तो सुमेलित करना है, तो एक तरफ दर्शन दिया हुआ है, एक तरफ हमारे दर्शन दिया हुआ है कि मोक्ष प्राप्त करने के जो तरीके होते हैं, ठीक है, दर्शन में बात की जा रही है। और पहले न्याय दर्शन में क्या गया, तार्किक चिंतन दिया गया है, यानी लॉजिकल थिंकिंग की बात की जाए। मीमांसा में क्या है, वैदिक अनुष्ठान करना, इसकी बात की जाए। सांख्य दर्शन में वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण की बात की जा रही है। वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान की बात की जा रही है। अगला क्या क्वेश्चन है कि प्रश्नगत दर्शन प्रचारक का सही सुमेलन निम्न में से कौन सा है, ठीक है। तो वैशेषिकी उलूक कणाद जो थे इन्होंने लिखा है। न्याय दर्शन को इसने लिखा है गौतम जो था इन्होंने लिखा है। पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा लिखा गया। वेदांत दर्शन या उत्तरी मीमांसा बद्रीरायण द्वारा लिखा गया है। आगे बात की जाए कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है, तो मीमांसा से संबंधित है। सांख्य वैशेषिक
की मीमांसा, न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य है। मीमांसा कहता है कि जो वेद होता है ये शाश्वत सत्य है। ठीक है, आगे बात की जा रही है। कहता है अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? चाहे मीमांसा से संबंधित है, मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट कहता है वह भारतीय दर्शन जिसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, यानी वैशेषिक जो थे इन्होंने परमाणु सिद्धांत की बात की थी। अगला कहता है मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिकी, लोकायत और कपालिक तथा सांख्य और योग युग्मों में से वह एक युग्म जो भारतीय खष्ट दर्शन का भाग नहीं है। तो कौन है? लोकायत तथा कपालिक जो थे ये इससे संबंधित नहीं है। अगला कहता है लोकायत दर्शन कहा जाता है किसको? चारवाक के दर्शन को कहा जाता है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य थे। शंकराचार्य अद्वैत दर्शन की बात करते थे। अगला क्या कहता है? प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है, यानी शंकराचार्य इसके करेक्ट होंगे। अगला कहता है ज्ञान, कर्म, भक्ति तथा योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। किसके द्वारा? तो वेद ज्ञान के द्वारा के पास मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अगला कहता है विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक थे। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो ये थे रामानुजाचार्य जो थे इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट कहता है शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, रामानुज तथा माधव में से वेदांत दर्शन के साथ संबंध नहीं है। किसका संबंध नहीं है? अभिनव गुप्त जो थे इनका वेदांत दर्शन के साथ में संबंध नहीं है। आगे बात की जाए तो एक तरफ संवत्सर दिया गया है, दूसरे में गणना काल दिया गया है। तो विक्रम संवत्सर या संवत की बात की जा रही है। ठीक है, तो विक्रम संवत कहाँ पे कब से? 57 से 58 ईसा पूर्व में से माना जाता है। शक संवत 78 ईसा पूर्व, गुप्त संवत 319 ईसा पूर्व, काली संवत्सर या संवत 302 ईसा पूर्व है। ठीक है, गधैया था, गधैया क्या था? एक प्रकार से सिक्का था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। खाली वर्ड दे देता है, वर्ड का के बारे में पूछता है कि ये किससे संबंधित है, क्या हो सकता है। अगला क्या है? पुलकेशन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा कौन सा होगा? 601 से 600 होगा, अर्थात कितना? 135। ठीक है, यानी 135 को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो शक संवत से विक्रम संवत में चेंज हो जाता है। और विक्रम संवत में 135 घटा दिया जाए तो शक संवत बदल जाता है। आगे बात की जाए, कहता है मालो संवत। मालो संवत इस नाम से भी जाना जाता है। किससे? कृत संवत जो है इसको मालो संवत भी कहा जाता है। संवत के बारे में प्रीवियस 2021 के पेपर में आरओ में पूछा जा चुका है। अगला कहता है एक चालुक अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया गया है। ठीक है, इसका तुल्य वर्ष है। तुल्य वर्ष क्या है? 634 है, 634 है। नेक्स्ट कहता है पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था। तो प्रतिष्ठानपुर जो था ये चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था। मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। कन्नौज मौखरी की राजधानी थी। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन ने उत्थान तक उत्तर भारत में शासन किया था। कहाँ पे? मगध के गुप्त ने शासन किया था। उसके बाद में थानेश्वर के पुष्पभूत ने किया था, कन्नौज के मौखरी ने किया था, और बल्लाभियों के मैत्रक ने जो थे इन्होंने शासन किया था। आगे बात की जाए तो कहता है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये कौन से पुण्यभूत जो थे इन्होंने स्थापना की थी। आगे बात की जाए, कहता है हरिशेर, कल्हड़ एवं कालिदास में से वह जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित है। तो कल्हड़ जो थे ये हर्ष के शासनकाल से के समय थे, तो इनकी पुस्तकों में ही सूचनाएं मिलती है। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो जो बाणभट्ट थे इन्होंने हर्षचरित्र लिखा हुआ है। आगे बात की जाए तो कहता है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित किया था। कहाँ पे? तो ये कन्नौज इन्होंने स्थानांतरित किया था।
अगला कहता है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ पे किया था? कन्नौज था, प्रयागराज में किया था। आगे बात की जाए तो कहता है उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो कहाँ पे आयोजन किया था? प्रतिवर्ष ये प्रयागराज में किया करते थे। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था किसने? पुलकेशन सेकंड ने रोक दिया था। इनका दक्षिण में जो अपना आक्रमण करने की योजना बना रहे थे उसको। नेक्स्ट कहता है चालुक्य जो थे शासक पुलकेशन की हर्ष पर विजय का वर्ष कौन सा था? तो ये कौन सा था? 618 के लगभग था। नेक्स्ट कहता है कवि जो थे वाण निवास था। कहाँ का वाण निवासी था? तो पृथ्वीकूट जो था इस सोन नदी के तट पर बिहार में बसा हुआ है, यहीं के थे। ठीक है। अगला कहता है वैनसांग भारत आया था। कब आया था? सम्राट हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। आगे बात की जाए कहता है भारत की यात्रा करने वाला वह चीनी यात्री जिसने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं संस्कृत का वर्णन इस प्रकार किया जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। का नाम है युआन चुआंग जो था, इसको वैनसांग भी कहा जाता है। इसने अपने किताब में इसको लिखा हुआ है। अगला कहता है हर्ष के दरबार में वैनसांग आया था, स्वतंत्र रूप से आया था, किसी राजा की तरफ से भेजा नहीं गया था, इसका मतलब होता है। अगला कहता है वैनसांग की यात्रा भारत के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। कौन सा नगर था? तो वो था मथुरा। कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? रेशम के लिए प्रयोग किया जाता है, कौशेय का प्रयोग किया जाता है। आगे बात की जाए तथा चीनी यात्री वैनसांग ने अध्ययन किया था। चीनी यात्री ने कहाँ अध्ययन किया था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में अपना पढ़ाई पूरा किया था। अगर बात की जाए आगे आज भी भारत में वैनसांग को याद करने का मुख्य कारण है तो उसकी जो बुक लिखी थी उसने सी यू की रचना की थी, इसके कारण से वैनसांग को भारत में जाना जाता है, याद किया जाता है। नेक्स्ट कहता है चीनी यात्री जिसने भीन माल यानी किसकी? भीन माल भीन माल की यात्रा की थी तो वो कौन था? जो वैनसांग था, इसने यात्रा की थी। अगले की बात किया कहता है उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के रूप में बात की जाती है। परिभाषा क्या है? हुंडी क्या होता है? ये एक प्रकार से विनिमय पत्र होता है। अगला कहता है चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं कहाँ पे? इंतु नाम से, यानी चीनी लेखक जो है इंडिया को या भारत को कहते हैं इंतु नाम से जानते हैं। आगे बात की जाए कहता नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो क्या था? जो मुस्लिम आक्रमण उसमें शुरू हो गए थे, ये नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। आगे बात की जाए तो कहता है भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है सबसे प्राचीन विहार है, नालंदा स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? नालंदा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। आगे बात की जाए इसके कहता है गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। गुप्तोत्तर में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन से थे? तो ये कन्नौज थे। आगे बात करता है कहता है गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसमें सामंतवाद का विकास हो रहा था गुप्तोत्तर काल में, जो कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता बन गई थी। यानी भूस्वामी जो थे मध्यस्थ वर्ग और आश्रित कृषक वर्ग अब क्या थे? अस्तित्व में आने लगे थे। आगे बात की जा रही है यानी सही मिलान करना है। तो पहला क्या कह रहा है? विदेशी यात्री एक तरफ दिया है, भारत भ्रमण किया था। सबसे पहले फायान 402 ईसा पूर्व से भारत तक रहा था भारत में। उसके बाद में वैन सांग आया 629 से 45 के मध्य में। इत्सियांग जो था ये आया 671 से 95। और आलम सूदी 915 से 16 के मध्य में। सत्य कथन की पहचान करना है। क्या कहता है? मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वैनसांग, अबू ईद, आलम सूदी तथा अलबरूनी ने किया है, यानी तीनों ने सूर्य मंदिर का उल्लेख किया है। अगला क्या है सेंटेंस? कहता है साम्यपुर यात्रा उत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस सही है। अगले की बात की जाए कहता है भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के संदर्भ में, ठीक है, अनिवार्य तत्व है। कौन सा अनिवार्य तत्व है?
कहता है भूमि के नियंत्रण स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना थी, ठीक है। सामंती व्यवस्था ये थी, ये नियंत्रण भी करते थे। सामंत तथा उसके अधिपत्य के बीच स्वामी और दास संबंध का बनाना था, ठीक है। अगला कहता है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान समकालीन था, किसके समकालीन था? चीनी तीर्थ यात्री थे चंद्रगुप्त सेकंड के समकालीन था। यस। और चीनी तीर्थ यात्री फैनसांग जो था हर्ष से भी मिला था, ठीक है। यानी फाहियान जो था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था, फैनसांग हर्ष के समय में आया था और बौद्ध धर्म का उपासक बन गया था। अगले की बात की जाए तो अगला कहता है 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य का महत्व है। शंकराचार्य का महत्व क्या है? तो उन्होंने कहा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किया। उन्होंने वेदांतों का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने बौद्ध एवं जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाया था और इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत भी दिया था। आगे बात करते हैं तो कहता है आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 धामों की स्थापना की थी। अगला कहता है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं। तो कहाँ स्थित हैं? जोशी मठ, द्वारिका, पुरी और सिंगेरी में स्थित हैं। 4 धाम में सम्मिलित कौन से हैं? बद्रीनाथ धाम, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम, ये 4 धाम है और 4 मठों के अनुसार इसको बनाया गया था। आगे बात की जाए तो कहता है छोटा 4 धाम में सम्मिलित है। छोटा 4 धाम के में सम्मिलित कौन कौन से? तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इनको भी छोटा 4 धाम कहा जाता है। आगे बात करते हैं तो कहता है एक तरफ कवि दिए हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित शासक दिए गए हैं कि इसके मतलब शासन काल में वो संबंधित थे। तो कहता है रवि कीर्ति जो थे ये कहाँ थे? पुलकेशन सेकंड के समय में थे। भवभूति कहाँ थे? किसके समय में? कन्नौज की यशोवर्मन के समय में थे। दंडी जो थे नरसिंह वर्मन के, अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी। कालिदास किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त सेकंड से, वाणभट्ट और हर्षवर्धन से संबंधित है। आगे बात की जाए सही सुमेल करना है। कहता है भोज, भोज दो होता है, ये कहता है धार से संबंधित है। दुर्गावती ये गोंडवाना से संबंधित है। समुद्रगुप्त विदिशा, अशोक उज्जैन से संबंधित है। आगे बात करता है कहता है सुमेल करना है। तो कहता है कि भिलसा, भिलसा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। यानी कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। द्वार समुद्र कहाँ है? कर्नाटक में है। गिर गिरनगर गुजरात में है और स्थानेश्वर कहाँ पे है? हरियाणा में है। तो यहाँ पे हमने मौर्यन एम्पायर, ठीक है, यानी पोस्ट मौर्यन एम्पायर, सॉरी मौर्यन, ठीक है, यानी पोस्ट मौर्यन एम्पायर और गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी डायनेस्टी और पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी, पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, जो थे इन तीनों को इसमें कवर कर लिया गया है। आगे इसके स्थापत्य कला जो थी उसकी बात की जाएगी, ठीक है। यानी इसको एक दिन में और लगेगा। एंशियंट हिस्ट्री कवर हो जाएगी, इसके बाद में मिडिवल हिस्ट्री की बात की जाएगी, ठीक है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। आज बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।